हेडलाइन के इस खास अंक में आपका स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा घटनाओं और कुछ उलझे हुए मुद्दों पर बात करते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। मैं हूँ शशि। और मैं हूँ किरण। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, भारत में अगर कोई बीमार पड़ता है तो अक्सर उसके सामने दो ही रास्ते दिखते हैं। एक तो सरकारी अस्पताल, जहां लंबी कतारें हैं, इंतजार है और थोड़ी अनिश्चितता भी। कई बार सुनने में आता है कि डॉक्टर शायद 2-2.5 मिनट में ही बीमारी जानने की कोशिश करते हैं। मरीज का पूरा इतिहास पूछने का शायद वक्त ही नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल। और दूसरा रास्ता है निजी अस्पताल का, जहां इलाज शायद बेहतर हो पर खर्च इतना कि कमर टूट जाए। सही। और यहीं पर एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है ना। कैसा विरोधाभास? कि भारत को दुनिया का फार्मासिस्ट कहा जाता है। हम पूरी दुनिया को सस्ती अच्छी दवाएं वैक्सीन भेजते हैं। हाँ ये तो है। लेकिन फिर अपने ही देश के लोगों के लिए खासकर दवाएं वो इतनी महंगी क्यों पड़ जाती हैं, ये सवाल है। बिल्कुल यही सवाल, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज की इस चर्चा में हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की ऊंची लागत, खासकर दवाओं की कीमतों, और ये जो लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, OOP जिसे कहते हैं। हाँ OOP, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। सही कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें फार्मा कंपनियों की, अस्पतालों की, सरकारी नीतियों और ये जो बीमा योजनाएं हैं उनकी क्या भूमिका है। अच्छा। और इसके लिए हमने कई स्रोतों को देखा है, जैसे कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी NHA के आंकड़े हैं और मीडिया रिपोर्ट्स भी। ठीक है, तो मकसद साफ है, ये समझना कि इलाज महंगा क्यों है, इसमें कौन कौन शामिल हैं और इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं, उस विरोधाभास से। हाँ, ये बात तो सच है कि भारत दुनिया में सस्ती जेनेरिक दवाओं और टीकों का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। हाँ सुना है, काफी बड़ा। जी। 1970 में जब भारत ने अपना पेटेंट कानून बदला था तो उससे भारतीय कंपनियों को मौजूदा दवाओं को बनाने का एक तरह से रास्ता मिला। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि भारत में जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा और हम दुनिया को बहुत सस्ती दरों पर दवाएं देने लगे। तो हम वाकई दुनिया के फार्मासिस्ट बन गए। हाँ, बन तो गए, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अच्छा, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू थोड़ा चौंकाने वाला है। इतनी सस्ती दवाएं बनाने के बावजूद एक आम भारतीय का जो स्वास्थ्य पर खर्च होता है ना, उसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं दवाओं पर जाता है। दवाओं पर? मतलब इलाज के बाकी खर्चों से भी ज्यादा? आंकड़े तो यही दिखाते हैं। कुछ साल पहले, मान लीजिए 2018 के आसपास, एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक भारत में स्वास्थ्य पर कुल खर्च का करीब 63% लोग अपनी जेब से भर रहे थे। 63%? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, दुनिया में सबसे ऊंची दरों में से एक था ये। अब हाल के NHA आंकड़े आए हैं 2017-18 के, उसमें ये घटकर 48.8% पर आया है। ओह, तो कुछ कमी आई है। हाँ, सुधार जरूर है, लेकिन 48.8% भी बहुत ज्यादा है। मतलब स्वास्थ्य पर हर 100 रुपए के खर्च में से लगभग 49 रुपए आज भी लोगों को अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। और कुछ दूसरे सर्वे तो और भी क्या कहते हैं, चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। जैसे मनी 9 का एक सर्वे था, वो बताता है कि खासकर ग्रामीण इलाकों में अगर कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो लगभग 92% खर्च लोगों को खुद उठाना पड़ता है। 92%? हाँ, शहरों में भी आंकड़ा 77% के करीब है। तो मतलब आंकड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं सर्वे के हिसाब से, पर मूल बात वही है कि बोझ बहुत भारी है। और इस बोझ का सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा आपने पहले कहा, दवाओं पर खर्च होता है। आंकड़ों के मुताबिक जेब से होने वाले कुल स्वास्थ्य खर्च का गांव में करीब 72% और शहरों में 70% सिर्फ दवाओं पर जाता है। तो सवाल फिर वहीं आ गया, जब हम दवाएं इतनी सस्ती बनाते हैं तो वो हमारे लिए इतनी महंगी क्यों हैं? यहीं पर हमें भारत के दवा बाजार को थोड़ा समझना होगा। देखिए, यहाँ कई तरह की दवाएं बिकती हैं, पर सबसे ज्यादा चलती हैं ब्रांडेड जेनेरिक। ब्रांडेड जेनेरिक ये क्या होती हैं? ये वो दवाएं हैं जिनका मूल पेटेंट खत्म हो चुका है, मतलब कोई भी कंपनी उन्हें बना सकती है, लेकिन कंपनियां इन्हें अपने खास ब्रांड नाम से बेचती हैं। अच्छा,
जैसे किसी खास कंपनी का नाम लगा उस पर? हाँ बिल्कुल, और इनका बाजार में हिस्सा बहुत बड़ा है, करीब 70 से 90% तक। इतना ज्यादा? जी, और यहीं पर वो खेल शुरू होता है जिसे कुछ लोग ब्रांडेड भेदभाव कहते हैं। ब्रांडेड भेदभाव? हाँ, देखिए, ये जो ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं हैं, असर के मामले में ये उन दवाओं जैसी ही होती हैं जिनका कोई ब्रांड नाम नहीं होता, जिन्हें अनब्रांडेड जेनेरिक कहते हैं। और ये अनब्रांडेड वाली अक्सर काफी सस्ती होती हैं। तो फिर महंगी वाली क्यों बिकती हैं? क्योंकि फार्मा कंपनी अपनी ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं को प्रमोट करने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग करती हैं। उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, MR जिन्हें कहते हैं। हाँ, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं। बिल्कुल, और वो डॉक्टरों को अपनी ही ब्रांड की दवा लिखने के लिए तरह तरह के प्रोत्साहन देते हैं। प्रोत्साहन मतलब? मतलब महंगे तोहफे हो सकते हैं, विदेश यात्राएं भी होती थी। हालांकि हाल में सरकार ने इस पर कुछ नकेल कसी है। अच्छा, रोक लगी है, लेकिन फिर भी इस ब्रांडिंग और मार्केटिंग का नतीजा ये होता है कि एक ही दवा जो बिना ब्रांड के शायद बहुत सस्ती मिले, वो ब्रांडेड नाम के साथ 10% से लेकर कुछ मामलों में तो 200% तक महंगी बिकती है। 200% तक? ये तो बहुत ज्यादा अंतर है। हाँ, बहुत ज्यादा। और सोचिए, जब डॉक्टर पर्चे पर किसी खास ब्रांड का नाम लिख देता है तो मरीज के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो केमिस्ट से सस्ती वाली अनब्रांडेड दवा मांगे। हाँ, मरीज सोचेगा डॉक्टर ने लिखा है तो यही लेनी है, शायद बेहतर होगी। बिल्कुल, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या सरकार ने इस पर कुछ किया है, ये जो सस्ती जेनेरिक दवाएं हैं उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए? हाँ, सरकार ने कोशिश की है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। हाँ, मैंने देखे हैं वो केंद्र। वहाँ बहुत सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ भी अपनी चुनौतियाँ हैं। क्या चुनौतियाँ? कई बार इन केंद्रों पर सारी जरूरी दवाएं मिलती नहीं हैं, या फिर लोगों को और कई बार तो डॉक्टरों को भी इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि ये दवाएं उतनी ही असरदार हैं। अच्छा, उपलब्धता और जागरूकता दोनों की कमी है। जी, और एक और पहलू है जो इस कहानी को और उलझाता है, वो है वैश्विक कीमतें। वैश्विक कीमतें मतलब? हाल ही में एक स्टडी आई थी ब्राउन यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। उसने दिखाया कि भारत जैसे कम और मध्यम आय वाले देशों को अक्सर उन्हीं दवाओं के लिए अपनी कमाई के अनुपात में अमीर देशों से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ये कैसे हो सकता है? अमीर देशों से ज्यादा? हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर ऐसा है। एक रिपोर्ट में उदाहरण था कैंसर की दवा पैक्लिटैक्सेल का। उसे खरीदने के लिए गरीब देशों में लोगों को औसतन 40 दिन की न्यूनतम मजदूरी के बराबर पैसा खर्च करना पड़ता है। 40 दिन की कमाई? जी, तो ये दिखाता है कि मामला सिर्फ भारत के अंदर का नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कीमतें तय करने में कुछ गड़बड़ है या कहें असमानता है। और वो जो अनब्रांडेड जेनेरिक की बात कर रही थी आप, जो सस्ती होती हैं, हाँ, क्या उनकी गुणवत्ता ठीक होती है? क्योंकि कभी-कभी खबरें आती हैं नकली दवाओं की। ये एक जायज चिंता है। हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई भी हैं जहां उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठे। जाहिर है इसका हल तो यही है कि गुणवत्ता नियंत्रण बहुत सख्त हो, लेकिन ऐसी खबरों से भी डॉक्टरों और मरीजों का झुकाव महंगी ब्रांडेड दवाओं की तरफ हो जाता है। समझ गया। तो ये तो हुई दवाओं की कहानी, लेकिन इलाज के खर्च में सिर्फ दवाएं तो नहीं होती, अस्पताल भी तो हैं। बिल्कुल, अस्पतालों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और यहाँ भी पिछले कुछ दशकों में एक बड़ा बदलाव आया है। स्वास्थ्य सेवा का कॉर्पोरेटीकरण। कॉर्पोरेटीकरण मतलब बड़े-बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल? हाँ, देखिए 1980 के दशक से पहले जो गंभीर बीमारियों के बड़े अस्पताल होते थे, वो ज्यादातर चैरिटेबल ट्रस्ट या फाउंडेशन चलाते थे। उनका पहला मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता था। अच्छा। लेकिन फिर धीरे धीरे निजी बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों को बढ़ावा मिला। सरकारों ने उन्हें रियायती दरों पर जमीन दी, टैक्स में छूट दी, अक्सर इस शर्त पर कि वे कुछ गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे, पर वो कितना होता है वो अलग कहानी है। तो इन बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों के आने से क्या हुआ? देखिए, एक तरफ तो ये हुआ कि कुछ हद तक इलाज की गुणवत्ता सुधरी, नई तकनीक आई, 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलने लगीं। लेकिन इसकी भारी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ रही है। इन पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि ये इलाज के खर्च को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, गैर जरूरी टेस्ट करवाते हैं। और क्या इन पे कोई नियंत्रण है, जैसे डॉक्टर की फीस या अस्पताल के चार्ज पर? यही दिक्कत है। निजी क्षेत्र में डॉक्टरों की फीस या अस्पतालों के चार्ज पर कोई खास सरकारी नियंत्रण या नियमन नहीं है। एक कानून लाया गया था 2010 में, क्लिनिकल स्थापना अधिनियम। हाँ, सुना था मैंने। उसका मकसद यही था कि निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में पारदर्शिता आए, कुछ मानक तय हों।
लेकिन डॉक्टरों और अस्पतालों के विरोध के चलते वो पूरी तरह से कभी लागू ही नहीं हो पाया है ठीक से। तो एक तरफ ये महंगे निजी अस्पताल हैं और दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल, उनकी क्या हालत है? सरकारी अस्पतालों की अपनी गंभीर चुनौतियां हैं। हम सब जानते हैं वहाँ अक्सर बहुत भीड़ होती है। हाँ, वो तो दिखता है। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी रहती है, फंड कम होते हैं, साफ सफाई की समस्या हो सकती है और कई बार मरीजों के साथ व्यवहार भी सम्मानजनक नहीं होता। डॉक्टरों की कमी क्यों रहती है सरकारी अस्पतालों में? शायद कम तनख्वाह कारण हो या फिर काम करने के लिए बेहतर सुविधाओं का अभाव हो। बुनियादी ढांचा भी कमजोर है। आप देखिए 2021 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.6 अस्पताल बेड थे। सिर्फ 0.6? ये तो बहुत कम है। बहुत कम। और डॉक्टर, WHO कहता है प्रति 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 0.8 है। ये तो देश का औसत है। गांव में तो हालत और खराब होगी। बिल्कुल। मार्च 2022 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHCs, जहां थोड़ी बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए थी, वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, जैसे सर्जन, फिजिशियन, बच्चों के डॉक्टर, महिला रोगों के डॉक्टर, 80% तक कमी थी। 80% कमी? तो मतलब गांव में अगर किसी को स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़े तो ये शहरी आना पड़ेगा। और यहीं पर वो एक और बड़ी समस्या सामने आती है, शहरी और ग्रामीण भारत के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं का जमीन आसमान का अंतर। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। एक तरफ बड़े शहरों में आपको वर्ल्ड क्लास अस्पताल मिल जाएंगे, तो दूसरी तरफ गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक से मयस्सर नहीं है। एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि देश के 75% से ज्यादा डॉक्टर, नर्स वगैरह महानगरों में काम करते हैं। 75%? हाँ, जबकि इन शहरों में देश की सिर्फ 27% आबादी रहती है। तो सारा फोकस शहरों पर है? ज्यादातर वहीं केंद्रित है। तो हमने दवाओं के दाम देखे, अस्पतालों की भूमिका समझी। अब बात करते हैं सरकार की और ये जो बीमा योजनाएं हैं उनकी। जी। एक बात जो बार बार उठती है वो है कि सरकार स्वास्थ्य पर खर्च ही बहुत कम करती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। हमारा जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, उसके मुताबिक भारत सरकार स्वास्थ्य पर अपनी GDP का लगभग 2.1% खर्च करती है। सिर्फ 2.1%? हाँ। अब इसकी तुलना अगर आप दूसरे विकसित देशों से करें, जैसे जापान, कनाडा, फ्रांस, वहाँ ये खर्च GDP का लगभग 10% या उससे भी ज्यादा है। 10% और हमारा सिर्फ 2%? हाँ, हमारा लक्ष्य कई सालों से इसे GDP के 2.5% तक ले जाने का रहा है, पर हम अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। रफ्तार बहुत धीमी है। और ये भी है कि स्वास्थ्य तो राज्यों का विषय है ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल। कुल सरकारी स्वास्थ्य खर्च का लगभग 68-69% राज्य सरकारें ही करती हैं, लेकिन जो बड़ी नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, उनका नियंत्रण अक्सर केंद्र के पास रहता है। अच्छा, तो दवाओं की कीमतों को लेकर सरकार ने क्या किया है? कुछ नियंत्रण है? हाँ, सरकार ने समय समय पर जरूरी दवाओं की कीमतें नियंत्रित करने के लिए दवा मूल्य नियंत्रण आदेश यानी DPCO जारी किए हैं। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, दवाएं फिर भी लोगों की जेब से होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा बनी हुई हैं, क्योंकि सरकार उनकी सीधी फंडिंग बड़े पैमाने पर नहीं करती। लेकिन कुछ राज्य शायद अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में। हाँ, बिल्कुल। कुछ राज्यों ने, जैसे तमिलनाडु और राजस्थान ने, बहुत अच्छी पहल की है। वो क्या करते हैं कि सीधे कंपनियों से बड़ी मात्रा में सस्ती गैर ब्रांडेड दवाएं खरीदते हैं और फिर अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए मरीजों को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर देते हैं। ये तो बढ़िया मॉडल है। हाँ, ये काफी सफल रहा है इन राज्यों में। अब आते हैं बीमा योजनाओं पर। पिछले कुछ सालों में सरकार ने इस पर काफी जोर दिया है, खासकर आयुष्मान भारत योजना पर। हाँ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY जो 2018 में लॉन्च हुई थी, ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना भी कहते हैं शायद। हाँ, सरकारी पैसे से चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना। इसका लक्ष्य देश के करीब 12.5 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवारों को, मतलब लगभग 5.5 करोड़ लोग, उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर देना है। 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष? जी। ताकि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने पर अपनी जेब से खर्च ना करना पड़े। और आंकड़े बताते हैं कि जून 2025 तक 41 करोड़ से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन भी चुके हैं। और शायद इसका दायरा अब और बढ़ाया गया है। हाँ, हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को और साथ ही आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है।
तो क्या इस योजना से वो जो OOP की बात हम कर रहे थे वो कम हुआ है? कुछ असर तो दिख रहा है। NHA के ही आंकड़े बताते हैं कि जेब से होने वाला खर्च जो 2014-15 में 64.2% था, वो 2017-18 में घटकर 48.8% हो गया। तो करीब 15-16% की कमी। हाँ, और माना जा रहा है कि इसमें PMJJ जैसी योजनाओं का योगदान है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर इतनी बड़ी योजना चल रही है तो फिर वो जो मनी 9 वाले सर्वे थे वो इतना ज्यादा OOP क्यों दिखा रहे हैं? खासकर गांव में 92%। अब भी लोगों को जेब से क्यों देना पड़ रहा है? ये बहुत अहम सवाल है और इसके कई कारण हैं जो इस योजना की या ऐसी दूसरी योजनाओं की सीमाओं को दिखाते हैं। क्या कारण है? पहली बात तो ये कि PMJAY और ऐसी ज्यादातर सरकारी योजनाएं मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने वाले खर्च को कवर करती हैं, मतलब इन पेशेंट केयर। अच्छा, सिर्फ भर्ती होने पर? हाँ, लेकिन जो डॉक्टर को दिखाने की फीस है, बाहर से जो जांच करवाते हैं, लैब टेस्ट वगैरह, या OPD में जो दवाएं लिखी जाती हैं, ये सब खर्च जिसे आउट पेशेंट केयर कहते हैं, वो आमतौर पर कवर नहीं होता। और ये खर्च तो बार बार होता है? बिल्कुल, और ये जुड़कर काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और क्या सीमाएं हैं? दूसरी अहम बात, अस्पताल में भर्ती होने पर भी सब कुछ कवर नहीं होता। बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें उपभोज्य वस्तुएं या कंज्यूमेबल्स कहते हैं, जैसे दस्ताने, सिरिंज, पट्टियां, आजकल PPE किट वगैरह। हाँ। इनका खर्च अक्सर मरीज को खुद उठाना पड़ता है और इनका बिल भी कई बार काफी बन जाता है। अच्छा, ये कवर नहीं होते? किसी भी तरह का स्वास्थ्य बीमा नहीं है, या फिर वो PMJAY के लिए पात्र तो है पर उसमें पंजीकरण ही नहीं है। ऐसा क्यों? जानकारी की कमी? हाँ, जानकारी और जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों को पता ही नहीं होता कि वे इस योजना के हकदार हैं या इसका लाभ कैसे लेना है। और एक दिक्कत ये भी तो होगी कि सरकारी अस्पतालों में भीड़ होती है, तो लोग निजी में जाते होंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ी व्यावसायिक दिक्कत है। सरकारी अस्पतालों में भीड़, सुविधाओं की कमी या स्पेशलिस्ट न होने के कारण आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद लोग अक्सर इलाज के लिए महंगे निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर होते हैं। और निजी अस्पताल फिर शायद ज्यादा चार्ज करते होंगे? हाँ, कई बार वो पैकेज रेट से ज्यादा चार्ज कर देते हैं या फिर गैर जरूरी जांच और इलाज की सलाह दे देते हैं, जिससे खर्च बढ़ जाता है। और एक और फैक्टर है, वो है स्वास्थ्य महंगाई। मतलब इलाज की लागत खुद ही बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, आजकल तो सामान्य बुखार या डेंगू का इलाज भी लाखों में पहुंच जाता है। सही कहा। तो ऐसे में गंभीर बीमारियों के लिए वो जो 5 लाख रुपए का कवर है, वो भी कई बार कम पड़ जाता है। तो ये सब वजह हैं कि बीमा होने के बावजूद लोगों को जेब से खर्च करना पड़ रहा है। हाँ, ये कुछ मुख्य वजह है कि OPE का बोझ अभी भी बना हुआ है। ये तो योजना की सीमाओं की बात हुई, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए PMJAY के अलावा भी कई कदम उठाए हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM है, जिसके तहत गांवों NRHM और शहरों NUHM में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम काफी समय से चल रहा है। और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कुछ काम हो रहा है। जी, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, PMABHIM। इसमें 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, और देश भर में 1.77 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, जो पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहलाते थे। हाँ, वो छोटे क्लिनिक जैसे होते हैं। जी, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मिलती है, कुछ जांचें हो जाती हैं और लोगों को बीमारियों से बचाव के बारे में बताया जाता है। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, शायद टेलीमेडिसिन वगैरह। हाँ, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म काफी सफल रहा है। इसके जरिए लोग घर बैठे ही डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर सलाह ले सकते हैं और इसके जरिए 37 करोड़ से ज्यादा कंसल्टेशन हो चुके हैं। 37 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, फिर बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष है। अब यूविन प्लेटफॉर्म से टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। और कुछ खास बीमारियों के लिए भी प्रोग्राम है। हाँ, जैसे टीबी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। सिकल सेल एनीमिया के लिए भी एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। अमृत फार्मेसी और जन औषधि केंद्र सस्ती दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो काफी सारी पहलें चल रही हैं। हाँ, और इन सब का मिला जुला असर दिख भी रहा है। जैसे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के आंकड़ों में सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर MMR कम हुई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर
U5MR और नवजात मृत्यु दर NMR में भी कमी आई है। और डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए हाँ, मेडिकल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। नए एम्स खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, MBBS और PG सीटों की संख्या पिछले कुछ सालों में 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। तो मतलब कोशिशें तो बहुत सारी हो रही हैं। हाँ, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जो मूल समस्या है, इलाज का महंगा होना और सबकी पहुंच में ना होना, वो अभी बनी हुई है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये साफ है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा की जो ऊंची लागत है उसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई चीजों का मिला जुला असर है। एक तरफ दवा कंपनियों की वो ब्रांडेड जेनेरिक वाली रणनीति है, उनकी मार्केटिंग है। दूसरी तरफ अस्पतालों का कॉर्पोरेटीकरण है और निजी क्षेत्र में रेगुलेशन की कमी है। फिर सरकार का स्वास्थ्य पर कम खर्च करना एक बड़ी बुनियादी समस्या है। और जो बीमा योजनाएं हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं, उन तक सबकी पहुंच नहीं है और लोगों में जानकारी की भी कमी है। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर वो शहरों और गांव के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की गहरी खाई। हाँ, और इन सब का मिलाजुला नतीजा ये होता है कि जब किसी आम भारतीय को, खासकर गरीब या मध्यम वर्ग के व्यक्ति को इलाज की जरूरत पड़ती है तो उसे न सिर्फ बीमारी से लड़ना पड़ता है, बल्कि इस पूरे सिस्टम की जटिलताओं और ऊंची लागत से भी जूझना पड़ता है। कई बार तो इलाज के चक्कर में लोग कर्ज में डूब जाते हैं, अपनी जमीन जायदाद बेच देते हैं। हाँ, ये दुखद सच्चाई है। तो संक्षेप में कहें तो भारत भले ही दुनिया के लिए सस्ती दवाएं बनाने में माहिर हो, लेकिन अपने ही नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सस्ता और सुलभ बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके पीछे बाजार की ताकतें भी हैं, सिस्टम की अपनी खामियां हैं और शायद नीतियों के बनने और लागू होने के बीच के फासले भी जिम्मेदार हैं। हाँ, और शायद जरूरत है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूत किया जाए और बीमा का दायरा और कवरेज दोनों को बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक तौर पर अहम तो रहा है, पर शायद इसे बजट में, राजनीति में और हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं में और ऊपर लाने की जरूरत है। शायद तभी सबके लिए स्वास्थ्य सेवा, जिसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर कहते हैं, उसका सपना सच हो पाएगा। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। ठीक है। लेकिन जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हमने देखा कि कैसे स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र का मुनाफा कमाने का मकसद और लोगों की स्वास्थ्य जरूरतें, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में उलझी हुई हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा बुनियादी बदलाव लाया जाए जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा हर भारतीय का अधिकार बन सके, न कि सिर्फ कुछ पैसे वालों का विशेषाधिकार। या फिर क्या ये जो नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI या टेलीमेडिसिन, क्या ये सिर्फ सुविधा बढ़ाने तक ही सीमित रहेंगी, या ये भारत में इलाज की लागत और पहुंच की जो गहरी खाई है उसे पाटने में वाकई कोई बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभा सकते हैं? जरूर सोचिएगा इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, हेडलाइन पर। नमस्कार।